हेलो एवरीवन, मैं उसी आशीष केडिया एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स पेपर का एक डिटेल्ड वीडियो। ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है ये मुझे नहीं पता, बट इसमें मैं हर क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाला हूँ। जो मैं आंसर बताऊंगा वो आंसर एग्जैक्टली क्यों है वो भी आपको साथ में बताते चलूंगा, है ना। तो देखते चलिए आप लोग। और अगर किसी को जनवरी पेपर का एक ब्रीफ आइडिया चाहिए कि ये पेपर टफ था या इजी था, तो उसका अलग वीडियो मैंने बना रखा है जिसको मैंने कल ही पोस्ट कर दिया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। तो अगर आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए। पर अगर आपको एक रफ आइडिया चाहिए कुछ सॉल्यूशंस का, कुछ क्वेश्चंस का, ओवरऑल पेपर का ढांचा कैसा था वो अगर आपको देखना है, तो वो छोटे से 20-25 मिनट वाले जो वीडियो को मैंने अपलोड किया था उसको भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं एंड इस पर्टिकुलर पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी। बाबू ध्यान दो, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर डिनोमिनेटर जीरो है, एनीथिंग बाय जीरो इंफिनिटी तक जाता है। यस सर, इंफिनिटी तक जाता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास ऑप्शन है इंफिनिटी का, तो हम लोग इंफिनिटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है ना। जो हो रहा है वो डिमांड में बदलाव हो रहा है, राइट, इसीलिए। मैनी सेलर्स, देखिए जैसे इन्होंने मैनी सेलर्स कहा, मेरे दिमाग से मोनोपोली तो गायब हो गया, ओलिगोपोली तो गायब हो गया, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अब मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं। तो डिफरेंशिएटेड के लिए बचा कौन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग एम आर ए आर एंड ई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बाबू। एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1/e। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस पर ज्यादा बात का कोई तुक नहीं है, राइट। आगे बढ़ता हूं। टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम जब इलास्टिसिटी यूनिटी होती है, यूनिटी बोले तो 1। ओके, इस क्वेश्चन पर काफी बच्चों का सवाल आया था, तो इसको अब मैं पूरा खोल के बताता हूं, ठीक है, अब सुनना। when both demand and supply increase, आओ मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूं, राइट। लो, ये देखो, ये ओरिजिनल डिमांड है, ये ओरिजिनल सप्लाई है। मैं मान के चल रहा हूं अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये हुआ। अब इन्होंने क्या हमें क्वेश्चन में कहा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, हाँ। अब इन्होंने क्या कहा कि when both increase, मतलब डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। एक सेकेंड जी, डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है ओरिजिनल से, राइट। ब्लू कलर से दिखा रहा हूं राइटवर्ड शिफ्ट को। सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। अब वो प्राइस का ऐसा है, देखो क्वांटिटी का तो मुझे पता है कि बढ़ गया है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, ठीक है, ये जवाब हो गया। काफी बच्चे लोग बोल रहे थे पर सर बट चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? मैंने बताया था अनसर्टेन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाँ अनसर्टेन होगा। समझाता हूं क्यों। पहले तो इंक्रीजेस और अनसर्टेन जहां पर है वो मैं मार्क कर देता हूं, है ना। ये रहा, इंक्रीजेस और अनसर्टेन यहां पर है, तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब बच्चा पूछता है कि सर ये आप अनसर्टेन कैसे बोल सकते हैं, हमारे हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखिए समझिए बाबू, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज या फॉल तभी करता है जब आपको पता रहता है एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई। उदाहरण के तौर पे अगर एक्सेस डिमांड है, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तब क्या होता है? एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया। जब एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर जाता है। और जब एक्सेस सप्लाई हो जाता है तब इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे जाता है। यहां पर मुझे यह तो पता है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, पर कितने जोर से इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब डिमांड ज्यादा जोर से इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेस डिमांड, सप्लाई ज्यादा जोर से इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेस सप्लाई। पर इस क्वेश्चन में इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बाबू मैं इक्विलिब्रियम प्राइस का मूवमेंट नहीं बता पा रहा। अब समझो आप, मैं श्योर हूं आप लोग कन्विंस हुए होंगे अब, है ना। Okay. Identify the correct below mentioned conditions for equilibrium of a firm under perfect competition. बाबू दो कंडीशन होते हैं, MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। मतलब MC का एक पॉजिटिव स्लोप हो तो MR इक्वल टू MC एंड MC शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, मतलब कट्स MR फ्रॉम बिलो, है ना। तो 1 and 4 डी ही है केवल जिसमें 1 ऑप्शन है, तो इसमें आगे पढ़ना ही नहीं है ना। डैश आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस फॉर एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। बाबू संक कॉस्ट होता है जो कि इनकर्ड वंस होता है एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है ना।
तो ये यहां पर हो गया संक कॉस्ट। ठीक है। मार्केट फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बाबू क्या आपको लगता है परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में कोई मार्केट में होता है? नहीं होता। हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन को रिजेंबल करता है। तो कोई भी हालत में मेरा आंसर परफेक्ट कंपटीशन तो होने नहीं वाला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या सोप और डिटर्जेंट क्या कोई एक ही कंपनी बना रही है या एक ही ब्रांड बेच रहा है क्या? जवाब है नहीं। तो फिर सर मोनोपोली वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। बहुत लोग हैं कि कुछ लोग हैं? सर बहुत लोग सोप और डिटर्जेंट्स में है, तो ओलिगोपोली भी हट गया, क्योंकि ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं रीजन भी दे रहा हूं बाबू, इसलिए ये वीडियो बड़ा होगा। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ। देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होते हैं ना, दो बेसिकली मार्केट्स में देखे जाते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इधर आओ। एक होता है बाबू मोनोपोली मार्केट के अंदर, और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है ना। तो पहले तो सीधी बात, नो बकवास, परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपोली में किंक्ड डिमांड कर्व होता है, तो यहां पर उसका कोई तुक्य नहीं बनता। पर सर इन इलास्टिक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेगुलर क्लास में, क्या बताया था कि आप डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कस्टमर एटीट्यूड दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता। एक बात समझना आप, अगर कस्टमर एटीट्यूड दिखा सकता है तो इलास्टिक होगा। कस्टमर एटीट्यूड बाबू कहां दिखा सकता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में तो एक सिंगल सेलर ही होता है ना, इसीलिए इन इलास्टिक होता है मोनोपोली में। राइट। पर सर मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि मोनोपोलिस्ट को भी और बेचने के लिए प्राइस तो रिड्यूस ही करना पड़ता है ना इन दी एंड। ओके सर, तो मोनोपोली हो गया। ठीक है, ऑल राइट। मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। सिंगल बायर मतलब मोनोप्सनी है, एंड इज मोस्टली, हाँ वो आगे का ज्ञान अपने क्या ही पढ़ेंगे, मोनोप्सनी है। ठीक है ना, ऑल राइट सर। सिंगल फर्म इज द ओनली बायर, बार बार बायर पे फोकस है, तो मोनोप्सनी मार्केट है। मैं आगे नहीं पढ़ रहा। अज्यूमिंग दैट व्हेन प्राइस इज 20, यानी P1 अगर 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 9 है, यानी Q1 9 है। एंड व्हेन प्राइस इज 19 ना, ओके, एंड व्हेन प्राइस इज 19, यानी कि जब P2 19 हो जा रहा है तब Q2 हो जा रहा है 10। ठीक है। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? तो बाबू टोटल रेवेन्यू है 20 इंटू 9 180, 19 इंटू 10 190। चेंज इन रेवेन्यू कितने का हुआ? 10 रुपए से रेवेन्यू बढ़ा, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। ओके। एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस कर्व है बेसिकली, इसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है। विथ डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड घटेगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं। डिमांड घटा है केवल, अच्छा इसमें इक्विलिब्रियम पे असर पूछ रहे हैं। बाबू अगर डिमांड घटा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो पक्का घटेगा। तो मैं पहले तो जहां पे इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो ऑप्शन को ही काट देता हूं, क्योंकि तुक ही नहीं बनता है वहां पर, तो है ना। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता, हटा दिया मैंने। अब यहां पर देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड है। ये देखो, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व अगर डिक्रीज हुआ है तो पहले, अच्छा पहले इक्विलिब्रियम यहां हुआ करता था, अब अगर डिमांड डिक्रीज हुआ है, ये देखो, तो अगर डिमांड डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है अब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिर गए हैं। तो अब यहां पर कहां ऑप्शन है? डिक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, नो चेंज इन ओवरऑल प्राइस, आई डिसएग्री। ओके, a decrease in overall price and quantity, an overall increase in price। अगर डिमांड कम हुआ है तो प्राइस बढ़ेगा क्यों? देखिए, अगर डिमांड कम हुआ है तो फिर प्राइस क्यों बढ़ेगा? डिमांड कम होने से प्राइस तो नहीं बढ़ता है। डिमांड कम हुआ है तो प्राइस तो गिरेगा उल्टा, है ना। ठीक है, तो अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, यहां पर जो इन्होंने कहा कि डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, वो ठीक है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो सी हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है। फिर भी मैं सारे ऑप्शन एक बार एनालाइज कर ले रहा हूं आपके साथ। ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस, हाँ ठीक है, बट इंक्रीज इन क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड तो डिक्रीज हुआ है, दिया हुआ है ना। ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज कैसे होगा? नहीं। तो डिक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी सी में ही है बाबू, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स डैश एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन, तो बाबू अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स में इक्वल होता है और लॉसेस का आपको पता है। ठीक है। इन ओलिगोपोली व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म,
इसको हम लोग पार्शियल ओलिगोपॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल ओलिगोपॉली, क्योंकि कुछ एक आध फर्म है जो डोमिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, राइट। द कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशन होता है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जहां पे सी होता है कंजम्पशन, वाई होता है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो क्योंकि वाई होता है डिस्पोजेबल इनकम, तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ऑल राइट। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अगर बाबू डोमेस्टिक बाउंड्रीज का बात है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहां पर बी में है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर बोलता बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो फिर हम लोग नेशनल प्रोडक्ट की तरफ अपना आंसर को लेकर चलते, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे पता लगा आपको? क्योंकि बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री का बात हो रहा है, इन द कंट्री लिखा है ना, राइट। इफ जीडीपी इज मोर देन जीएनपी, मैं देखो एमपी एमपी है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, जीडीपी है और यहां पर जीएनपी है। आप लोग देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करें तो जीएनपी आता है, एनएफआई है। अब बाबू यहां पर समझना, जीडीपी क्वेश्चन में लिखा है जीएनपी से ज्यादा है, इसका मतलब एनएफआई पक्का नेगेटिव रहा होगा, तभी तो जाके जीएनपी जो है वो लेसर आया। सर समझ में आ गया? तो एनएफआई नेगेटिव रहा होगा, ये देखो एनएफआई नेगेटिव हो गया, ठीक है। इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, याद है वो शुरुआत का क्वेश्चन जिसमें मैंने अनसर्टेन कहा था, क्योंकि उसमें कौन कितना जोश में है ये नहीं पता। यहां क्या बोल रहा है? सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत भी नहीं समझता, बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि सप्लाई भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा जोश में कौन है? सप्लाई। और जब सप्लाई ज्यादा जोश में होता है तो एक्सेस सप्लाई होता है मार्केट में, जिससे प्राइसेस घटते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिड्यूस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, है ना। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, जबकि हम लोगों ने क्या बात किया था कि यहां पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा, तो मुझे ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा, ठीक है। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन है ना, हाँ तो फिर तो प्राइस गिरना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, ये तो गड़बड़ है। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, कैसे? क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, चलो ये तो एकदम सही है ना, तो डी ही सही, ठीक है, डी ही सही है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पर्सनल इनकम, अच्छा क्वेश्चन है कि पर्सनल इनकम के लिए क्या सही बात नहीं है ना। हाँ वो हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम है, जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन का है। इट इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीव्ड ऑफ पर्सन ओनली फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एक्चुअली यहां पर जो है ना, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं, है ना, विच इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से होता तब तो हम लोग नेशनल इनकम इवेल्युएट कर रहे होते ना। पर्सनल इनकम के अंदर तो आप कैसे भी पैसे कमा रहे हो, मान लो आपको ट्रांसफर इनकम आता है, कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई आपको डोनेशन देता है, तो वो भी इनकम काउंट होगा, राइट, पर्सनल इनकम के अंदर। तो खाली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का इनकम इसमें इंक्लूडेड है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब इसीलिए सी को वी आर सेइंग नॉट ट्रू, ठीक है, ओके। कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होता है, सी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, मतलब एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 300 बाई 1200, यानी 1/4, यानी कि 0.25 आई अज्यूम। तो बाबू एपीसी प्लस एपीएस अगर 1 होता है तो एपीएस हो गया 1 माइनस 0.25 फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो 0.75 होता है, तो 0.75 है ना एपीएस, बस देख लेना, हाँ भाई ठीक है, ठीक ही लिखा हूं। आगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बाबू बी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन 0, हाँ मैं इससे अग्री करता हूं, 22 बी से मैं अग्री कर रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, जो भी लिखा हुआ है, हाँ। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। इन अ 3 सेक्टर मॉडल, अच्छा 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू सी प्लस, हाँ ठीक है, आई प्लस जी हो गया, ठीक है।
अच्छा C इक्वल्स टू 8 प्लस 0.6 YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होता है इनकम, देखो तो Y इक्वल्स टू C क्या लिख देता हूं ना, 8 प्लस 0.6। अच्छा YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम माइनस टैक्सेस बाबू, यानी कि टैक्सेस कितने के हैं, 10 के हैं, प्लस I प्लस G, I प्लस G, I कितना है बताओ, 60 है, और G कितने का है बताओ आप लोग, 10 का है, राइट। ये यहां पर हो गया। अब अगर आप लोग इसको समझोगे, अच्छा ये बाय द वे लेफ्ट में Y लिखा हुआ है क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, बराबर। ओके सर, तो Y इक्वल्स टू 8 प्लस 70 यानी 78 प्लस 0.6 Y माइनस 0.6 इंटू 10, 0.6 इंटू 10 कितना होता है, 6 होता है। तो ये यहां पर देखो हमने 6 लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि -6 अगर, अच्छा पहला बात तो यहां पर ध्यान देना, 0.6y माइनस यहां पर जो है 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 0.6y है, अगर उधर जाएगा तो बाबू 0.4y हो जाएगा, ठीक है ना। y माइनस 0.6y 0.4y होता है, ठीक है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं 70 प्लस 8 माइनस 6 यानी 72 आ गया। अब एक बार अगर हम लोग कंप्यूटेशन करें, थोड़ा आप लोग भी बताना, 0.4y इक्वल्स टू 72 यानी 72 डिवाइडेड बाई 0.4 यानी कि 72 बाई 4/10 यानी 72 इंटू 10/4 है ना, यही है ना, एक बार देख लेना आप लोग भाई, ठीक है सर। तो यहां पर हमारा आ रहा है 2 4, एक सेकेंड, 4 18, तो 18 इंटू 10 180, तो 180 हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़ एंड एमपीसी इज 0.6। बाबू एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई, एमपीसी का बोल रहा हूँ सॉरी, एमपीसी तो बी होता है, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लायर का, क्योंकि इंक्रीज इन इनकम है ना, तो मल्टीप्लायर का बात कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस बी, बी का मतलब एमपीसी, हाँ यहाँ पर, या फिर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब यहां पर इन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़, फाइंड द चेंज इन इनकम। तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 300, और 1/1 माइनस बी कितना है आपका, एमपीसी है 0.6, 1/1 माइनस सी, तो यानी कि चेंज इन इनकम हो गया 300 बाई 0.4। तो अगर अपने लोग इधर पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी 10 कर देना, तो ये 3000/4 आ जाता है, 3000/4 आ जाता है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 750 कुछ आ रहा है ना, तो देख लेना एक बार आप लोग का, फिर 750 उस हिसाब से आंसर आना चाहिए, है ना। ये एक बार चेक कर लेना आप लोग, 3000/4, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ये 750 लिख देता हूं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रियल जीडीपी। तो ठीक है, रियल जीडीपी है आपका, नॉमिनल जीडीपी है 720, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे होता है, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है। तो नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाई प्राइस इंडेक्स यानी कि 600 होगा, ये 600 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसमें बाबू तरीका होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, 250। तो 750 माइनस 250 हमारा होता है 500, ठीक है, 500 हो गया, प्लस 200 हो गया 700, माइनस 300 हो गया हमारा 400, राइट। ओके, नॉमिनल जीडीपी, बाबू नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पर होता है ना, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और कांस्टेंट प्राइसेस तब मैं बोलता अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता रियल जीडीपी, करंट प्राइसेस पर नॉमिनल जीडीपी ही होता है, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो अभी तो बाबू हम लोगों ने बात किया था ना, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो देखते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन सेविंग्स ना, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये डी, डी में है ये वाला ऑप्शन ना, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 29th हो गया। रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। कंजम्पशन टू इनकम का जो रेशियो होता है उसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला करते हैं, है ना। व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक,
व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, उनको लगता है खराब होने वाला है। और आपको बताऊं, जब उनको लगता है खराब होने वाला है तो वो लोग बिहेव वैसे करते हैं, तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सब गिर जाता है नीचे। तो इट डज नॉट इम्पैक्ट द इकोनॉमी, तो एकदम गलत है। इकोनॉमी स्टार्ट्स फेसिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट अपना कम करने लग जाते हैं जब उनको इकोनॉमी के बारे में नेगेटिव लगने लगता है। ठीक है। अच्छा, which of the following income is included while while using the income method, which of the following income is included while calculating national income? is included है, excluded नहीं है, is included है। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि कोई भी नया सर्विस हो उससे जो इनकम आता है, अब कमीशन और ब्रोकरेज किसी को मिला है तो कोई प्रोडक्ट बिकवाने का ही मिला होगा, कोई शेयर्स बिकवाने का ही मिला होगा, तो यस ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी से ये इनकम में ऐड होना बनता है। राइट सर। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? इंटरनल कॉज नहीं है मतलब एक्सटर्नल कॉज है। टेक्नोलॉजी शॉक एक एक्सटर्नल कॉज है, क्योंकि बाहर से टेक्नोलॉजी आया ऐसा मान के चल सकते हैं। राइट, पर डिमांड तो कंट्री का, इन्वेस्टमेंट तो कंट्री का, स्पेंडिंग तो कंट्री का फैक्टर है ना, तो इसलिए। चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स, अच्छा और ऑर्डर आने लग गया है, आर एग्जाम्पल ऑफ विच इंडिकेटर? तो अगर स्टॉक प्राइसेस बदलने लग रहे हैं, नए नए ऑर्डर्स आने लग रहे हैं, तो बाबू ये तो लीडिंग इंडिकेटर है। नए ऑर्डर्स आपके पास आने लग रहे हैं, ये लीडिंग इंडिकेटर है। वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द आउटपुट चेंजेस, मतलब कि काम हो चुका है, अब जो है हम लोग का इंडिकेटर चेंज हो रहा है, तो वो लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब बाद में चेंज हो रहा है इवेंट के। ठीक है। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज लेविड बाई, ये अपना एंट्री 46 है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो स्टेट का सब्जेक्ट है। एंट्री 46 है, हाँ मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखे तो एक बार चेक कर लेना आप लोग। खैर एंट्री 46 उतना डिटेल में पूछा नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता दिया है ना। गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड, तो देखो गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन है, ये एलोकेशन फंक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन में एंगेज कर रहा है, तो एलोकेशन फंक्शन है। ठीक है ना। Which of the following is not a characteristic? हाँ they occur periodically, they are recurrent, बार बार occur होंगे, but they occur at regular interval, ये तो कोई ठीक नहीं है सर। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है कि हर 6 महीने बाद एक कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कि दे ऑकर एट रेगुलर पीरियड या इंटरवल, जो भी लिखा है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, देखो कैपिटल रिसीट दो तरीके का होता है, एक जिससे आपका डेट बढ़ता है यानी लायबिलिटी बढ़ता है, डेट होता है ये, और एक होता है जिससे आपका असेट कम होता है। इसमें जहां असेट कम हो रहा होगा चेक कर लो, ये तो जब आपका कोई लोन एंड एडवांसेस चुका दे रहा है तो आपका असेट कम हो जा रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर है नॉन डेट कैपिटल रिसीट का। ठीक है। व्हेन द आउटकम्स ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल फॉर सम टाइम, देखो हम लोगों ने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है ना, तो देखो पहले मैं चारों लैग को समझाता हूं। रिकॉग्निशन लैग का मतलब क्या होता है कि कुछ बदलाव का जरूरत है आपको, वही नहीं पता लगा। अच्छा, डिसीजन लैग का मतलब होता है बदलाव का जरूरत है आपको, पता लग गया, पर आप डिसीजन लेने में डिले कर दिए। तीसरा, आप डिसीजन भी ले लिए पर उसको इंप्लीमेंट नहीं किए। अरे बाबू यहां तो ये सब चीज हो चुका है, खाली आउटकम पता नहीं लग रहा है, आउटकम विजिबल नहीं है, इसलिए इसको मैं इंपैक्ट लैग कह रहा हूं। ठीक है, ओके सर। द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, देखिए तीन तरीके का डेफिसिट होता है ना। फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है और रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ये पर्टिकुलर केस फिस्कल डेफिसिट का है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। द रिसीट विच नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट है, हाँ, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। इसका ठीक उल्टा कैपिटल होता। अप्लाइड ऑन इंटरस्टेट, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, तो ये इंटीग्रेटेड होगा। अब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 7 लाख तक नो टैक्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं है ना, जस्ट 7 से 9 लाख के बीच में मान लीजिए टैक्स है 5%, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया मैं तो। अच्छा, 9 से 12 लाख के बीच में टैक्स है मान लो 10%, हाँ 12 से 15 लाख के बीच में मान लो, ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ते चला जा रहा है, तो दोज हु हैव ग्रेटर एबिलिटी टू पे आर पेइंग मोर एंड द टैक्स बर्डन इज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बी ही सही आंसर होगा ना। ठीक है।
विच कंस्टिट्यूशनल बॉडी मेंटेन्स फिस्कल फेडरलिज्म, बेसिकली जो फाइनेंस एलोकेट करने का बात होता है, तो ये नेचुरली फाइनेंस कमीशन के पास आएगा ना, क्योंकि फिस्कल का मतलब है पैसे से लेना देना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, जनरली एक्सेप्टेबल, बिल्कुल ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। आगे, एफर्टलेसली, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, हाँ ठीक है, इजीली पता लगे, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, जी हाँ बिल्कुल इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो, इजीली रिप्रोड्यूसिबल बाय पीपल, ये कैसे सर, मतलब कोई खुद भी छाप ले, सर ये तो नहीं हो सकता ना, तो वो गड़बड़ बात है। द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक is known as what and is backed by supporting reserves and its value is a sovereign guarantee। ठीक है, तो पहले तो एलिमिनेट करते हैं, क्रेडिट मनी वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक्स लोन के रूप में ग्रांट करके क्रिएट करते हैं, तो ये यहां पर तो तुक नहीं लग रहा। सोवरेन बॉन्ड्स, ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बट इसका यहां पर कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, ठीक है। द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज, अब यहां पर सर दो ऑप्शन है, रियल मनी का और फिएट मनी का। अब सवाल आता है कि रियल मनी होगा कि फिएट मनी, तो अब पहले चलिए एनालाइज करते हैं, दोनों का मीनिंग को समझते हैं कि एग्जैक्टली रियल मनी क्या है और फिएट मनी क्या है। बाबू बात अब समझिएगा, रियल मनी और फिएट मनी के बीच का फर्क देखिए। जो रियल मनी होता है ना, उसको कमोडिटी मनी भी बोलते हैं। अब मान लो गोल्ड का कॉइन है, तो उस कॉइन का जो भी कीमत होगा वो इसलिए होगा क्योंकि वो गोल्ड का बना हुआ है। पर फिएट मनी वो होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी ली है कि ये 500 का नोट है, इसलिए इसको हम लोग 500 की वैल्यू मान रहे हैं, वरना हम लोग नहीं मानते, यस और नो। तो यहां पर देखिए बैक्ड बाय सोवरेन गारंटी है, तो फिएट मनी होगा यहां पर आंसर, क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट इसकी वैल्यू को गारंटी करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग that with a money multiplier of 1.5 there has been an increase of 600 crores of money supply। देखो बाबू, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू मनी सप्लाई बाय मॉनेटरी बेस, तो मॉनेटरी बेस निकालना है, तो वो हो गया मनी सप्लायर बाय मनी मल्टीप्लायर, यानी मनी सप्लाई कितने का है 600 का है और मल्टीप्लायर 1.5 का है, तो मेरे हिसाब से 400 करोड़ आ रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, 400 करोड़ ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट M1, तो M1 होता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 88,000, हाँ जी करेंसी विद पब्लिक है 88,000, टाइम डिपॉजिट्स नहीं आएगा, 2,20,000 हो गया, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 50,000 हो गया। अब इन्हें आप ऐड कर लो और देख लो भैया जो आपका आ रहा है 1018 है ना, कितना आ रहा है यहाँ पर देख लेना भैया आप लोग, 7, एक सेकेंड ना, 715 1, ठीक है, 8,000 है। तो अगर आप लोग इसको ऐड कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप लोगों का आ रहा है यहां पर, जस्ट अ मिनट ना, 2,20,000 है। अच्छा एक चीज और है ना, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये सेविंग्स ऑफ डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक मैंने भूल से ऐड कर लिया, 88,000 है, ठीक है, 2,20,000 है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 2,60,000 है ना। तो दोस्तों जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो 816 5,68,000 आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। मैंने अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भूल से इसको पढ़ लिया था, ठीक है कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे, द कैप एंड ट्रेड मेथड used by the government to ensure that pollution is minimized in the most effective way is an example of। अब देखो समझना बात को, pollution is minimized used by government, कैप एंड ट्रेड मेथड का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने टॉप मोस्ट लेवल बैठा दिया। अब अगर आप इससे ज्यादा पोल्यूशन करोगे तो क्या तो पेनल्टी भरो, हाँ, पर आप उससे कम पेनल्टी भर, कम पोल्यूशन कर रहे हो तो आप जो है एक्स्ट्रा क्रेडिट किसी और कंपनी को सेल कर सकते हो, है ना। तो ये क्या चीज का एग्जांपल है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स, ये मेरिट गुड्स तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। मार्केट फेलियर तो तब होता है जब मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो ये भी आंसर नहीं देंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड्स, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज, हाँ तो टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज इज द राइट पॉइंट। डीमेरिट गुड्स इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि यहां पे हमें किसी गुड्स के बारे में नहीं बताया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट है, इस वजह से माय आंसर हियर इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है ना। ओके, बट इसके बारे में मैं रीथिंक करूंगा, ठीक है ना। पर ए लॉजिकली मुझे ए समझ में आ रहा है ना। डैश इज अ
पेनल रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स। तो ये तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मतलब इसमें और कुछ पढ़ने का है ही नहीं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो एमएसएफ रेट हो गया, ठीक है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ विच कमिटी। ये इसका आंसर है नरसिम्हम कमेटी। शायद ये कमेटी का रिपोर्ट 1998 में आया था। अब 1998 जैसा ज्ञान इन्होंने मांगा नहीं है, बट फिर भी कल कल को वही आ गया तो। पर अगर कमेटी का बात करो तो नरसिम्हम कमेटी है, पर वो 1998 वाला एक बार फिर से चेक कर लेना है ना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट दे दिया वो तो बहुत बढ़िया, आप लोग पास हो जाओ, लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे वो लोग बस एक पेपर का रिवीजन देख रहे हैं, उनके लिए भी ये रिवीजन काम करेगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, अभी पीछे बोल के आया मैं आपको, क्रेडिट मनी है ना। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, पब्लिक में बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडेड नहीं होता, हाउस होल्ड फर्म्स ये सब ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है ना पब्लिक के डेफिनेशन में। ये मेरे को जो ध्यान है ना, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पहला पेज में ये बात लिखा हुआ है, इस चैप्टर से रिलेटेड है ना। कंप्यूट द टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय बैंकिंग सिस्टम इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 0.15, 15% है, फॉर एवरी 12 लाख डिपॉजिटेड इन द इकोनॉमी। तो बाबू यहाँ पर जो है ना, ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ना, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का। तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 15%, यानी 0.15 में कर रहा हूं, है ना। तो यानी कि 12 लाख डिवाइडेड बाई 15/100 है, तो इसका मतलब हो गया इंटू 100/15। तो अब अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये हो गया 15 4 जा देखो 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो 15 8 जा 120 हो गया, ठीक है। 8 तो 80,000 यहां आ गया, 80,000 यहां आ गया, और 2 जीरो और लगा दो तो 80 लाख, 80 लाख आ रहा है हमारा, बी 80 लाख हो गया, ठीक है ना। ऑल राइट सर, आगे क्या स्टूडेंट्स देखना, करेंसी विद पब्लिक। तो बाबू करेंसी विद पब्लिक में जो होता है, ये सारी की सारी चीजें ही होती है ना। तो 45,000 भी होगा, बैंक के पास जो हमारे पैसे हैं वो भी इंक्लूड होंगे, तो 1500 होगा इंक्लूड, ठीक है। फिर 750 और 27,500, क्योंकि पैसे जो बैंक के पास है ये भी तो इजीली ड्रॉएबल है ना, कासा डिपॉजिट्स, ठीक है। तो 0 5 यहां पर आ गया आपका 10 17 1 5 1 6 7 14 है ना, 6 7 14 1 7 74750 टाइप्स आ रहा है हमारा। तो पहला ही आंसर हमारा आ रहा है 74750, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। विच टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, टेक्निकल टैरिफ, उसके अंदर का कमोडिटीज पे पैसा लगाया जाता है यहाँ पर, मतलब चार्ज किया जाता है, राइट। विच टैरिफ इज आइदर ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ दिस विच एवर इज हायर। तो ये एड वेलरम टैरिफ में तो एक परसेंटेज ऐड करता है, ठीक है कि नहीं है। हाँ तो ठीक है, इस केस में बाबू मिक्स्ड टैरिफ होगा, क्योंकि कंपाउंड टैरिफ में दोनों लगता है, तो मिक्स्ड टैरिफ होगा, है ना। द सिस्टम where tariff rate on imports of manufactured goods are higher than tariff rate on intermediate goods, तो ये escalated tariff है, escalated tariff का केस है, जहां पे रॉ मटेरियल्स पे टैक्स कम है तो आप वो मंगाओ चलेगा, फिनिश्ड गुड्स मंगाओगे तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। Which one of the following is to protect human, animal or plant life from risk arising out of additive, pests, toxins and to protect the biodiversity, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा sanitary and phytosanitary measures, okay। With regards to international trade, EU can be categorized as a trading bloc है, bilateral, custom union, free trade area ना, okay। Factor endowment theory हेक्सर ओलिन का है, जिसमें इसने कहा था बेसिकली कि जो नेशन जिस चीज का रिसोर्सेज ज्यादा पोजेस करता है बाय वर्च्यू ऑफ गिफ्ट, उसको वो चीज के प्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, तो ए बी में इन्वेस्ट कर रहा है, बी ए में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये टू वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। टू वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, राइट। टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अ टोटल बैन, एम्बार्गो, टोटल बैन को हम लोग एम्बार्गो बोलते हैं, राइट। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो। एब्सोल्यूट एडवांटेज था एडम स्मिथ, हाँ तो डेविड रिकार्डो, ठीक है। डैश फैसिलिटेट्स एंड इंप्रूव्स एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा, नेशनल एनालिटिक्स एंड डेटा प्लेटफॉर्म, है ना। तो यहां पर डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो भी एंडैप, ओके। विच स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी, तो ये फेम इंडिया है ना, फास्टर एडप्शन है ना, तो ये हो गया यहाँ पर फेम इंडिया।
विच एक्ट वॉज रेगुलेटेड फॉर लार्ज फर्म्स, मतलब लार्ज फर्म्स को कंट्रोल करने के लिए MRTP एक्ट है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20 इकोनॉमी, अर्जेंटीना है, इंडिया है, मैक्सिको है, ट्यूनिशिया नहीं है, ठीक है। MSP is fixed by the government at 1.5 times, ठीक है। तो स्ट्रेट क्वेश्चन है ना, which policy was adopted to ensure world class infrastructure that would attract cutting edge technology in the textile sector? PM Mitra, PM Mitra, ठीक है। During the British period, modern industrial sector saw lopsided growth with the dominance of कौन सा इंडस्ट्रीज, कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज, हाँ ठीक है, कॉटन और जूट इंडस्ट्री। कॉटन आपका महाराष्ट्र साइड में और जूट आपका ये बंगाल साइड में, ठीक है। इसलिए अब ये भी आ सकता था क्वेश्चन, तो कॉटन किस साइड डोमिनेट करता था, महाराष्ट्र साइड, जूट बंगाल साइड, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन वाज ग्रांटेड टू डैश टू फैसिलिटेट रिसोर्स एलोकेशन इन कैपिटल मार्केट्स, तो सेबी है, गोज विदाउट सेइंग, सेबी का बात चल रहा है यहां पर, है ना। कहां पे FDI परमिसिबल नहीं है, एटॉमिक एनर्जी में। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर, बाबू इसका आंसर प्राइमरी सेक्टर होगा। क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर, है ना। जितना आप रॉ मटेरियल के क्लोज हो ना, रॉ मटेरियल या फिर आप बता दो नेचुरल रिसोर्सेज के क्लोज हो, ठीक है ना, वहां पर आप लोग प्राइमरी सेक्टर की तरफ जाते हो, राइट। जब कन्वर्जन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाता है तब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर आंसर लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच ईयर ऑनवर्ड्स इंडिया फॉलोड द मैनेज्ड फ्लोट पॉलिसी, मार्च 1993, मार्च का तो यहाँ पे मेंशन नहीं है पर 1993 है तो मार्च, लेकिन याद रखना मार्च 1993। बाय द वे, बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, तो बायर्स डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस होगा और कितना, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सोवरेंटी, कंज्यूमर इज द किंग बेसिकली, है ना। Which of the following is not one of the four basic economic problems? क्या है, what to produce, how to produce, for whom to produce, problem of economic growth, तो where to produce एक प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन था नहीं है प्रॉब्लम, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर वाज डिस्कसिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया है, राइट, क्योंकि एग्रीगेट से डील करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, देखिए दो तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, व्हाट इज, जो हो रहा है बस उसको एज इट इज। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, राइट। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, जिधर पे ज्ञान होगा वो आंसर होगा। डिमांड फॉर गुड इफ विल इंक्रीज इफ प्राइस डिक्रीजेस, तो ये एक स्टेटमेंट है, बस ये हुआ तो ये होगा। गवर्नमेंट शुड, ये देखो ऑट टू, ये मुझे आंसर लग रहा है, एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं। अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट विल लीड टू, ये भी पॉजिटिव है, विल रिड्यूस पॉजिटिव है, तो शुड, जब भी सजेशन हो शुड डू समथिंग, ऑट टू डू समथिंग, देन हमारा वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाता है, राइट। When some people start investing money in the share market, many start considering its advantage and disadvantage, अच्छा, then many people start following the same, तो एक दूसरे को फॉलो करना, बैंड वैगन इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। Which of the following does not describe the nature of business economics? हाँ, normative in nature है, incorporates macro analysis, it's an art, but it is abstract and purely theoretical. इससे मैं अग्री नहीं करता, तो इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बाबू ये फिर से एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये हालांकि आप लोग मैथ्स में भी पढ़े हो, कभी भी स्लोप निकालते हो तो बाबू कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, नहीं क्या। अच्छा, यहाँ y एक्सिस पे प्राइस होता है और x एक्सिस पे क्वांटिटी होता है, तो चेंज इन प्राइस, क्योंकि y एक्सिस पे ये है, बाई चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये नेगेटिव वैल्यू पोजेस करता है, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अ शॉपकीपर सेल्स two commodities A and B which are close substitutes of each other, close substitutes है, ठीक है। It is observed that when price of A rises by 20%, percentage change in price 20% है, demand increases, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 1.5 आएगा, है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी है ये। Excess of price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing then what he actually does pay is called, तो मतलब मान लो कंज्यूमर 15 रुपया देने को तैयार था पर उसे देना सिर्फ 10 रुपए ही पड़ा, तो 5 रुपया एंजॉय किया ना सरप्लस, तो इसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस।
विथ रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व, विच कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। बाबू हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, हाईएस्ट मुझे IC3 दिख रहा है तो मैं आंसर IC3 करूंगा 86 क्वेश्चन का, राइट। सेटेरिस पेरिबस मींस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इफ प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस फ्रॉम 1800 टू 2200, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 2000 टू ये, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना था भाई, 1000 टू 1200 है ना, मतलब 3200, तो 1200 से क्वांटिटी बढ़ा, और चेंज इन प्राइस है 1800 से 2200, यानी कि जो है ये 400 से बढ़ा। ओरिजिनल प्राइस कितना है आपका 1800, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है आपका 2000, 2000। तो बाबू अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5400 बाई 2000, यानी कि 54 बाई 20, 27 बाई 10, यानी 2.7, 2.7 मेरा आंसर हो गया इसका। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, मतलब प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा और क्वांटिटी जोश में है। शुरुआत में भी कुछ ये था इन्फिनिटी टाइप्स, अच्छा वो डिमांड का था फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये सप्लाई का इन्फिनिटी होगा और क्या। ये अच्छा क्वेश्चन आया, गुड गुड टू सी दिस क्वेश्चन। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज दिस, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इज 10। तो आओ मैं अभी कर देता हूं ना बात, क्या दिक्कत है इसके अंदर। सबसे पहले तो प्राइस जब 10 है तो पहले पता लगा लो कि जब प्राइस 10 है तब क्वांटिटी कितना है। तो बाबू तब क्वांटिटी आपका 120 प्लस 6 इंटू 10, यानी 120 प्लस 60, यानी कि तब आपका क्वांटिटी 180 है, बराबर है। अच्छा, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इज 10। अच्छा, क्वांटिटी तो 180 आ गया, अभी प्राइस 10 हमारे पास रखा है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, इससे मुझे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी पता लग जाएगा। तो चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस, प्राइस के रिस्पेक्ट में करो तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 6p का डेरिवेटिव 6 होता है। कितना होता है जी, 6 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें बोला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ढूंढने। बाबू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है यहाँ पर आपका चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, जिसको मैं डी क्यू बाई डी पी करके लिख रहा हूं, है ना, इनटू इनटू समझिएगा बात को, इनटू जो है आपका प्राइस बाई क्वांटिटी, इनटू प्राइस बाई क्वांटिटी। प्राइस कितना था हमारा, भूल गया मैं, 10, और क्वांटिटी कितना था 180। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो डी क्यू बाई डी पी है 6 इंटू प्राइस कितना है हमारा, प्राइस कितना है हमारा 10 रुपीज है, प्राइस है हमारा 10 बाई 180, यानी कि 60 बाई 180, 60 बाई 180 कितना होता है, +1/3 होता है, तो +1/3 हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट, अच्छा लगा सॉल्व करके। 1/3 है, +1/3 है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। देखो लैंड हेट्रोजीनियस है, मतलब लैंड की क्वालिटी चेंज होती रहती है, लैंड का सप्लाई अच्छा चेंज होती रहती है, मतलब हर जगह सेम क्वालिटी ऑफ लैंड नहीं मिलता। लैंड हैज मल्टीपल यूजेस, लैंड इज एन एक्टिव फैक्टर, ये गलत हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका रीजन है लैंड पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर इसलिए क्योंकि लैंड खुद थोड़ी डिसाइड कर सकता है कि आज ये प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है ना, इस वजह से। अच्छा, कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एक कांस्टेंट होता है और फिर लेबर का पावर और कैपिटल का पावर होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के है, लेबर का पावर है और कैपिटल का पावर है, तो इस वजह से मुझे आंसर जो है वो डी नजर आता है, राइट। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, तो यूटिलिटी हो गया हमारा आंसर। अच्छा, इसमें देख लेते हैं भाई क्या है, पहले मैं भर दूं क्या इसको, आओ भर देता हूं। टोटल प्रोडक्ट बाई 1 होता है एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि 10। मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट यूनिट के लिए इक्वल होता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट 10 से 11 हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट 10 प्लस 11 कितना हो गया हमारा, 21 हो गया। एवरेज प्रोडक्ट क्या है 21/2, यानी कि 10.5 हो गया सर। अभी 11 इंटू 3 33 होता है बाबू, तो यहाँ 33 हो गया। अब अगर 33 हो गया, यहाँ पर ध्यान से समझना, 33 हो गया, अच्छा ये 11 प्लस 1 है, ठीक है 20, हाँ अभी आगे देखो 33 है, तो 21 से 33 मतलब 12 से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, ओके सर। अब यहाँ पर 11 है, तो 33 प्लस 11 हमारा होता है 44। अभी 44/4 होता है हमारा 11,
52 यानी कि 8 से बढ़ा, और 52/5 होता है एज फार एज आई कैन से 10.4, 10.4 होता है। आगे 8 से और बढ़ा तो बाबू टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 60, और एवरेज प्रोडक्ट हो गया 10, एवरेज प्रोडक्ट हो गया आपका 10। ये यहां पर आपका सवाल हो गया। अब देखते हैं व्हाट विल बी द एवरेज प्रोडक्ट व्हेन क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 6। तो क्वांटिटी ऑफ लेबर जब 6 है तब एवरेज प्रोडक्ट 10 दिख रहा है यार मुझको, ठीक है ना, चेक कर लेना। व्हेन व्हाट विल बी द टीपी व्हेन लेबर इज 4, टीपी व्हेन लेबर इज 4 मुझे 44 नजर आता है, 44। एमपी व्हेन लेबर इज 5, एमपी व्हेन लेबर इज 5, लेबर इज 5, एमपी मुझे 8 दिख रहा है भाई, तो यहां पर 8 मैंने देखो कर दिया है ना, अभी ठीक है सर। इन शॉर्ट रन when average cost falls as a result of increase in output, marginal cost is, ये देखो ये average cost रहा, marginal cost ये रहा, तो जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम रहता है, तो एमसी इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये सही है। हाँ, इनिशियली अ फर्म एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल मतलब जैसे ज्यादा ज्यादा बनाएगा वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, एंड ग्रेजुअली डिसइकोनॉमीज आती है, तो इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज इज द करेक्ट आंसर हियर, है ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई है बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट्स को जोड़कर, इसीलिए इसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं बाय द वे। हाँ, जस्ट सेइंग। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, कहा गया, एनवेलप कर्व सर, ठीक है। और हु डिस्क्राइब्ड प्रोडक्शन फंक्शन एज अ रिलेशन बिटवीन ये एंड ये, देखो सैमुअल्सन ने तो ग्रोथ डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब बताया था, पॉल स्वीजी ने किंग टू डिमांड कर्व के बारे में बताया था, खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड कब डगलस ने बात किया था, तो बाय दैट प्रोसेस मैं 100 का ए कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से मैंने हर क्वेश्चन को अब डिस्कस कर लिया है डिटेल में, ठीक है। फिर भी अगर मिस्टेक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लगे कि सर इसमें हम लोगों को डाउट है, आप रीचेक करो, तो प्लीज बताइएगा। एवरी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज वेलकम, मैं जरूर उसको कमेंट बॉक्स में एड्रेस करूंगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस हेल्प्स।